आपका पहला प्रश्न है। ये पिछले सेशन का हमारा होमवर्क था। आप सभी इसका आंसर बताओगे कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को या फिर कर्पूरी ठाकुर को? बताएंगे बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। चलो सभी बी के साथ जा रहे हैं, श्री कृष्ण सिंह के साथ जा रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया है ना। श्री कृष्ण सिंह को हम क्या बोलते हैं? बिहार केसरी। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जननायक। क्या बोलते हैं इनको? जननायक कहा जाता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात कर ले तो इनको कहा जाता है लोकनायक। क्या कहा जाता है इनको? लोकनायक कहा जाता है। ठीक। अब बात करें श्री कृष्ण सिंह की, तो इनके संदर्भ में आप सभी को पता होगा कि ये बिहार के पहले सीएम हैं, है ना। बिहार के ये क्या हैं? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है। कब बने थे? तो पहली बार बने थे 1937 में, है ना। लेकिन 1939 में इन्होंने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया था। कारण क्या था? तो इस्तीफा का मूल कारण था कि भारतीयों से बिना पूछे भारत को विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने घसीट दिया, है ना। इन्होंने कहा कि भैया किस बात की स्वायत्तता की बात कर रहे हो और हमसे बिना पूछे हमें युद्ध में शामिल कर दिए, नहीं चलानी हमें ऐसी सरकार। और 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1939 से लेकर 1945 तक कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइम जो रहा ये रहा किसका? वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है। उसके बाद अगली इलेक्शन होगी कब? 1946 में, और तब फिर से सीएम यही बनेंगे। और 1946 के बाद फिर देखा जाए 1952 में पहला इलेक्शन होगा आजादी के बाद से, और तब भी सीएम यही बनेंगे। और कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 1961 तक, है ना। तो 1937 में पहली बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने, है ना। फिर 1946 में बने, फिर 52 में बने, और जीवन पर्यंत यानी कि 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे हैं। आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है। इनकी सबसे विशेषता क्या रही कि श्री कृष्ण सिंह जो है, इन्होंने जो जमींदारी प्रथा थी, है ना, जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में इनका बहुत उन्मूलन, है ना, उन्मूलन में अहम योगदान रहा। और इनके द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कार्य किए गए, इसके आधार पर भारत में इसको लेकर कानून आया था। तो जमींदारी उन्मूलन करने वाला भी अगर हम देखें, इसको लेकर कानून लाने वाला अगर कोई राज्य था भारत में पहला, तो वो था अपना प्यारा बिहार। ठीक है। तो ये बात आप सभी ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे। वही बात करें, है ना, कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इन दोनों में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। किस क्षेत्र से? तो इनका जो क्षेत्र रहता है ये रहता है मुंगेर। तो ध्यान रखना, किस क्षेत्र से? मुंगेर क्षेत्र से सक्रिय रहे। मुंगेर क्षेत्र से ये क्या रहे? सक्रिय रहे। देखो डिटेल में ज्यादा देने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन डिटेल इतना ज्यादा हो कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो, है ना, वो सब कुछ देते हुए चलेंगे। ठीक, क्लियर? बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? मजदूर आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन या फिर धार्मिक आंदोलन? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? चलो सी और डी के साथ जा रहे हैं। डी अर्थात धार्मिक आंदोलन, सी अर्थात किसान आंदोलन। लेकिन इनकी बात करें तो इनका नाम जो आता है ना, वो किसके लिए आता है? वो आता है किसान आंदोलन के लिए। ठीक है। तो ये मूल रूप से जो इनका जुड़ाव रहा स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ये किससे? तो किसान आंदोलन से इनका जुड़ाव रहा था। ठीक है। इनके द्वारा अगर हम बात करें 1929, क्या हुआ था 1929 में? तो जमींदारों से जो अत्याचार थे, इन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, किसानों को एकजुट करने के लिए, एकजुट करके जो जमींदारी सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। किसकी? बिहार प्रांतीय किसान सभा। ठीक है। किसान सभा जो है इसका इन्होंने क्या किया? इसका इन्होंने स्थापना किया ताकि किसानों को एकजुट यहां पर किया जा सके। फिर आपने 1936 की घटना सुनी होगी। 1936 में क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1936 में क्या हुआ? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा,
अखिल भारतीय किसान सभा जो है इसका क्या किया गया, इसका यहां पर गठन किया गया। कहां पर किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था, आप सभी को पता होगा। और यहां पर अगर हम बात कर ले कि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो पहले अध्यक्ष इन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर बनाए गए पहले अध्यक्ष कौन, यहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, क्लियर है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। तो यहां पर पहले अध्यक्ष यहां पर बनाए गए। ठीक है, इनको देखा जाए तो भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक। ठीक है, अगर पूछे तो आप इनके बारे में बता सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट है ना। चलो बढ़े आगे, अगला देखो, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। मुंगेर को अपना राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर नारायण पाल, बताएंगे। मद्य निषेध का मौका अभी अभी मैं वहीं से आ रहा हूं ना, मॉक डिपार्टमेंट से ही आ रहा हूं, पूरा सिस्टम दे दिया है ना। आपके एग्जाम का पैटर्न, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट वाले कितने होंगे, नॉर्मल कितने होंगे, सब कुछ दे के आ रहा हूं, है ना। तो आपके मॉक बनने शुरू हो गए, संडे से आपके मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। कहां पर, तो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, वहां पर आप है ना हर संडे को जाकर वो मॉक अवश्य ही लगाना। ठीक है ना, चलिए यहां पर ए के साथ जा रहे, ए गोपाल नहीं ना, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका देवपाल, है ना। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक जो था वो कौन था, वो था देवपाल। इसके बारे में तो हमने कई बार पढ़ा ना। देवपाल की बात करिए, धर्मपाल का पुत्र था, है ना, ये धर्मपाल का पुत्र था जिसका नाम था देवपाल। कब शासक बनता है, ये 810 में शासक बनेगा और 850 ईस्वी तक इसका शासन प्रशासन रहेगा। इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में पूछा जा चुका है कि ये वही शासक है जिसके शासन काल के दौरान जो है ना शैलेंद्र वंशीय शासक, क्या नाम था, बालपुत्र देव, उसने क्या किया, तो एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए इसने अनुमति मांगी। तो इसने अनुमति भी दी और साथ ही साथ 5 गांव दान में भी दे दिया कि ले लो भैया 5 गांव ले लो, इससे जो खर्चे वर्चे आएंगे उससे आपका मठ चलेगा, है ना। तो ये किससे संबंधित है, देवपाल से संबंधित है। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना। इसकी बात कर लें तो ये एक शक्तिशाली शासक भी रहता है ना। इसकी अगर हम बात कर ले तो पाल वंश के दौरान ये एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने आता है। अपने साम्राज्य का विस्तार असम से लेकर उड़ीसा तक, है ना। इसकी बात कर लें तो साम्राज्य विस्तार, अगर हम बात कर ले इसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, साम्राज्य विस्तार कहां से, तो असम से उड़ीसा तक, है ना, असम से देखें तो उड़ीसा तक। और इन सब के उस टाइम पर नाम क्या थे, ये सब आपको पता होगा। असम को क्या कहा जाता था, इसको कामरूप कहा जाता था। ठीक है, असम को कामरूप, ठीक है। और उड़ीसा को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था उत्कल। ठीक है, उत्कल बंग, जनगण वाले में देखते हो ना जो उत्कल शब्द आता है। तो यहां तक इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो यहां पर क्या लिख लोगे, तो इसी के शासन काल में जावा इंडोनेशिया के शासक, ठीक है, जावा के शासक, है ना। और यहां पर ध्यान रखना वंश कौन सा था, है ना, यहां पर वंश कौन सा था, तो शैलेंद्र वंश का शासन प्रशासन चल रहा था। कौन सा, शैलेंद्र वंश का शासन प्रशासन चल रहा था। और यहाँ का शासक का नाम क्या था, तो बेलट पुत्र, या इसी को बालपुत्र देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बालपुत्र देव कहा जाता है। इसने क्या कहा, इसने एक मठ बनाने की, कहां पर, तो नालंदा में, ध्यान रखना, इसने नालंदा में मठ बनाने की अनुमति मांगी, है ना। मठ बनाने की इसने क्या की, अनुमति मांगी, किससे, तो देवपाल से। और देवपाल ने क्या किया, देवपाल ने यहां पर अनुमति दे दिया और अनुमति के साथ साथ 5 गांव जो है, 5 गांव इसे दान में भी दे देता है। ये था आपका देवपाल। गोपाल की बात करें तो ये पाल वंश का संस्थापक है। कौन है ये
ये पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, है ना, पाल वंश का संस्थापक। और इसकी बात करें तो इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या चीज, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इसने ही किया हुआ था। देखो ये कौन है भैया, है ना, वेट वेट वेट, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पढ़े में मन नहीं लागत, पढ़े में मन नहीं लागत तो कोनो काम धंधा स्टार्ट कर लेवे के चाहिए। ये तो एकदम सही बात बा कि अगर पढ़े में मन नहीं लागत तो कोनो काम धंधा शुरू कर लिया कि समय के बर्बादी ना होके। लेकिन यहाँ आके समय के बर्बादी कर जाओ, पढ़े में मजे नहीं आवत तो फिर कोनो फायदे नहीं है। चले के बढ़ल जाओ अगला प्रश्न खत्म। अगला प्रश्न का कह रहल बा कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी इन बिहार? जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस या फिर एम.एन. रॉय? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, बताएंगे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रहे? अगर भोजपुरी में क्वेश्चन है तो ऐसे ही होगा ना कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रहे। का होता आंसर? सबके एक के साथ जा रहल बा, जयप्रकाश नारायण, जौन की बिल्कुल सही उत्तर बा। जितना लोग ऑप्शन ए के साथे बा सबकर आंसर बिल्कुल सही बा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कब? तो औपचारिक स्थापना जो इसकी हुई थी कब हुई थी, ईयर कौन सा था? औपचारिक स्थापना ये हुई थी आपके 1934 में। कब? 1934 में, है ना। कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी पटना में। और पटना में भी पूछ ले कहां तो क्या लिखोगे? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। कहां पर? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है। क्या लिखोगे? आप लिखोगे अंजुमन इस्लामिया हॉल, यहीं पर, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए स्थापना तो हो गई, जयप्रकाश नारायण को क्या बनाया गया? इनको बनाया गया महासचिव, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या बने? वो बने इसके महासचिव, यानी कि जनरल सेक्रेटरी। कौन, किसे बनाया गया? जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। और वही बात करें, पूछ दे क्या चीज, प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे आचार्य नरेंद्र देव। क्या लिखोगे? आप लिखोगे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। इनको इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है, इस पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया जाएगा। महासचिव यहां पर जयप्रकाश नारायण बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ और देखें और क्या क्या चीजें, तो जयप्रकाश नारायण से कई सारी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो बात करें, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक क्या हो गया? इनकी उपाधि यहां पर हो गई, ठीक है। उसके बाद से पूछा गया है कि जो संपूर्ण क्रांति हुई, है ना, क्या लिखोगे? आप लिखोगे संपूर्ण क्रांति, है ना। और इससे इसी बार क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। तो संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति के नेता कौन रहे? तो ये रहे जयप्रकाश नारायण, है ना। 1974 का टाइम पीरियड, है ना। इंदिरा गांधी के द्वारा लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया, इसी के खिलाफ इन्होंने पटना में जो हमारा गांधी मैदान है वहीं से संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था, ठीक है। इनके पास पूरा मौका था कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हर एक पार्टी ने इनको समर्थन दिया था, हर किसी ने ऑफर दिया था कि हम आपको अपना नेता चुनते हैं, अगला प्रधानमंत्री आप बनो। लेकिन इस पद का इनको थोड़ा भी लोभ नहीं था और ये इस पद को धारण नहीं किए। ये थे यहां पर जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। क्लियर है? तो संपूर्ण क्रांति, है ना, कब? 1974 का टाइम पीरियड है, उसका नारा इनके द्वारा दिया जाता है। फिर देखें इनके बारे में, तो हमने पढ़ा था कौन? 1942, है ना। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। इस आंदोलन के दौरान इनको कहां रखा गया था? इनको रखा गया था हजारीबाग जेल में। और यह भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, ठीक है। तो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। यहीं से दिवाली की रात अपने 5 साथियों के साथ ये भाग पाने में सफल रहते हैं
और वहां से पहुंच जाते हैं कहां, नेपाल। कहां पहुंच जाएंगे, नेपाल पहुंच जाएंगे और नेपाल में जाकर एक दल की स्थापना करेंगे। क्या नाम था उसका, फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताओगे, है ना। तो एक दल की स्थापना की जिसका मूल उद्देश्य था कि जितने भी युवा वर्ग है सभी को यहां पर क्या करना है, तो यहां पर ट्रेनिंग देना है। किस बेस पर, तो जो हमारा गोरिल्ला युद्ध प्रणाली है इसको लेकर, और उद्देश्य क्या था, जहां पर अंग्रेज मिले वहीं पर पकड़ के कूट देना है अच्छे से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आजाद दस्ता, तो क्या हो जाएगा, नेपाल में इन्होंने क्या गठित की, वो उसका नाम था आजाद दस्ता। तो आजाद दस्ता दल का इन्होंने गठन किया जिसका मूल उद्देश्य था कि जितने भी यहां पर युवा वर्ग है सबको ट्रेनिंग देना और अंग्रेजों को अच्छे से कुटाई करना। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बोर्ड पे जगह ही खत्म हो जा रही है, मेरे पास तो डेटा इतना इतना है ना, बोर्ड पे जगह ही खत्म हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होगा तो जो डेटा यहां पर बचे वो डेटा हम वहां पर करेंगे। चलिए यहां पर सभी सी के साथ जा रहे, कुछ डी वाले भी, आओ देखते हैं। अब देखो यहां पर बात करें, है ना, तो शिलालेख, शिल पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया लेख है और इसके कई सारे स्वरूप देखने को मिलता है। ये जो लेख लिखे गए इसमें जो भी बातें थी वो किसी न किसी के लिए था। स्पेशली जैसे वहां की जनता है, वहां की जनता से राजा कुछ कहना चाह रहा है तो अपनी दिल की बात जो है उस पर क्या कर दी, लिखवा दी। तो अब सोचो कि वहां के प्रजा को अपनी कुछ बात बतानी है। जैसे मान लो अपना बिहार है, बिहार में मान लो एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया, यहाँ के लोग भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, है ना, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश जानने वाले भी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आए यहां पर और फ्रांसीसी में बोल के चला जाए, फ्रेंच बोल के चला जाए, कितने लोग समझ पाएंगे, जीरो। तो क्या वो जिस उद्देश्य से आया था अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए वो उसमें सफल हो पाया, नहीं हो पाया। तो किसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे सब लोग जानते हो। जैसे कि अपने बिहार में भोजपुरी में कोई बोल के चला जाए सब लोग जान पाएंगे। तो यहीं पर अगर हम देखें उस समय काल में जो भाषा हुआ करती थी जिसका सभी बड़े स्तर पर प्रयोग करते थे, वो भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी, है ना। ये क्या थी, ये आम जन की भाषा। हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वहां की आम जन थे, आम जन की जो भाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी प्राकृत। और पाली भाषा नहीं है, पाली क्या है, पाली तो लिपि है, ध्यान रखना, है ना। पाली क्या है, पाली यहां पर क्या है, नहीं ब्राह्मी है ना ये, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना प्राकृत, आम जन की भाषा। वहीं अगर आप सभी से पूछे कि लिपि कौन सा यहां पर प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखना अब लिपि वहीं प्रयोग किया जाएगा ना जहां पर लोग जानेंगे। तो अगर हम बात करें संपूर्ण उत्तर भारत की, है ना, अगर हम यहां पर बात करें संपूर्ण उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में जो लिपि प्रयोग किया गया है वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तो यहां पर कौन कौन से, तो जो लोग वहां पर जानेंगे वहीं तो यहां पर लिपि का प्रयोग किया गया। तो यहां पर देखा जाए आपको अरामाइक का प्रयोग किया गया, ठीक है, अरामाइक हो गया। यहां पर देखा जाए खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा और आगे इराक ईरान वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो ग्रीक लिपि का भी यहां पर प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी, है ना। ब्राह्मी क्या है, तो जो भारत के क्षेत्र में यहां पर प्रयोग किया गया है वो क्या क्या किया गया है, ब्राह्मी लिपि। तो अगर पूछे कि भारत में अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है तो आप क्या बताओगे, ब्राह्मी बताओगे। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई। अब बात करें अशोक के शिलालेख, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले पढ़ा, है ना, सर्वप्रथम पढ़ा किसने पढ़ा भाई, सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो आप क्या बताओगे, सर्वप्रथम जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, क्या नाम था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था। कब, 1837 में सबसे पहले इसने यहां पर पढ़ा हुआ था। फिर पूछा गया कि अशोक के नाम इसके शिलालेखों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा जो इसका नाम है ना वो कौन सा है, वो है देव नाम प्रिय। ठीक है, यानी कि देवताओं का प्रिय राजा, देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, है ना। इसके साथ साथ यहां पर देखने को मिलेगा आपको प्रियदर्शी,
ठीक है, तो अशोक के लिए देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी शब्द जो हैं इसके शिलालेखों में प्रयोग किया गया है। और शिलालेखों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख। और 13वां शिलालेख क्या पूछा जाता है? तो इसमें जो वर्णन है वो है आपका कलिंग युद्ध का। क्या चीज? तो यहां पर आपको वर्णन कलिंग युद्ध का मिलेगा। कलिंग युद्ध का वर्णन पूछे कहां पर मिलेगा? तो ये मिलेगा 13वां शिलालेख में। हुआ कब था? 261 बीसी में ये युद्ध आपका हुआ था। ठीक है, अशोक की बात कर ले तो और क्या पूछा जाएगा? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, कौन सा? सांची का स्तूप। क्या पढ़ा? सांची का स्तूप अगर पूछे किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सारनाथ का स्तूप अगर आप सभी से पूछे, सारनाथ का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ठीक है, उसके बाद महाबोधि मंदिर पूछ दे आप सभी से कि महाबोधि मंदिर जो है ये किसने बनवाया, तो इसकी शुरुआत जो है अशोक के द्वारा ही करवाई गई थी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, सारनाथ जो है ना, सांची जो है आपका मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, महाबोधि अपने बिहार में। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, भारहुत का स्तूप भी इसने। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें याद रखना। अगला, चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक या फिर जेबी कृपलानी? बताएंगे। फिर ये वेट वेट कूल कूल, है ना। गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल कर रहे हो, है ना। अगर मेरा दिमाग झूल गया ना, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, इसलिए कूल कूल करना बंद करो, इधर ध्यान दो। चलो, ऑप्शन ए क्या है? राजकुमार शुक्ल। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल। मैं पहले ही बता चुका हूं, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका लेवल जो है वो है इजी। कल लेकर आऊंगा मॉडरेट, और परसों जो होगी वो होगी आपकी टफ। ठीक है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि आपको रेगुलर जुड़े रहना है। ठीक है, अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहली बात क्या चीज? सबसे पहली बात कि ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ कब था? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1917 में। ठीक है, और भारत में गांधी जी का पहला ये क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो यहां पर क्या लिखोगे? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में। ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये, और इसमें गांधी जी क्या हो गए? विजयी हुए, है ना। गांधी जी इसमें क्या हो गए? विजयी हुए। ठीक है, अब यहां पर राजकुमार शुक्ल ने कहां पर आमंत्रित किया था? तो हमने पढ़ा था 1916, और 1916 में हुआ था कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यहीं पर ये गांधी जी से मिलते हैं। यहीं लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर तिनकठिया प्रणाली जो है इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, गांधी जी को आमंत्रण देंगे, और रिजल्ट क्या होगा? गांधी जी कब पहुंचते हैं? गांधी जी कितने तारीख को? तो आप याद रखोगे 15 अप्रैल 1917। 15 अप्रैल 1917 इस दिन ये चंपारण पहुंचते हैं। कहां पहुंचेंगे? चंपारण पहुंचे। और चंपारण पहुंचने के पश्चात सबसे पहले जो प्लांटर्स एसोसिएशन के जो हेड थे उससे मिले, कोई फायदा नहीं हुआ। वहां के कलेक्टर से मिले, कोई फायदा नहीं हुआ। तब गांधी जी किसानों से मिलना शुरू करते हैं। एक एक किसान जो है हर किसान से मिलेंगे, उनके बातों को नोट डाउन करेंगे, और धीरे धीरे जब किसान इनसे जुड़ने लग गए, अंग्रेजों में दहशत आ गई। अब अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी कहीं ना कहीं तो सही है ना। और इस कारण से यहां पर क्या किया गया? तो इस कारण से यहां पर एक समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम क्या रखा गया? चंपारण चंपारण एग्रेरियन समिति। ठीक है, चंपारण एग्रेरियन समिति का यहां पर गठन किया जाता है 1917 में ही। इसका बात करें कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा FG सलाई। क्या नाम था? FG सलाई। और इसमें देखा जाए तो गांधी जी भी सदस्य थे, ध्यान रखना, गांधी जी भी सदस्य। भी इसलिए लिख लिया क्योंकि इसमें 6 सदस्य थे, जिसमें से गांधी जी भी थे। ठीक है, और इसने जब जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की तो यहां पर बात क्या की गई?
बात की गई कि हाँ शोषण तो हो रहा है, और इसी के आधार पर एक एक्ट पारित कर दिया गया जिसे कहा गया चंपारण एग्रेरियन एक्ट। कौन? चंपारण एग्रेरियन एक्ट। ठीक है, कब? 1918 में पारित किया जाता है, और इसके माध्यम से तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी भारत में पहली लड़ाई अपनी जीत जाते हैं और गांधी जी बन जाते हैं हीरो। ठीक है, इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1919 में रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बिहार दरोगा में कि निम्न में से कौन सा ऐसा गांधी जी का यहां पर सत्याग्रह था जिसने उनको नेशनल लेवल पर हीरो बना दिया। उसमें चंपारण सत्याग्रह भी था। कई सारे बच्चे यही लगा के चले आए, लेकिन चंपारण सत्याग्रह क्षेत्रीय स्तर पर था। पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने लीड किया वो रॉलेट सत्याग्रह के अंतर्गत किया था। ठीक है, अगर आप सभी को याद हो तो। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, बिहार को, मध्य प्रदेश को, या फिर सिक्किम को? बताएंगे बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? मंजोलिका, ये नागिन वाला ये इमोजी मत भेजो, नहीं तो बीन बजाना स्टार्ट करेंगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो, सिक्किम को कहा जाता है। कौन है महान आदमी ये? बी के साथ सब जा रहे हैं बिहार, और बिहार अपना क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार को हम क्या कहते हैं? बिहार को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। कारण क्या रहा? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इनका जन्म, तो जन्म तो हुआ था लुम्बिनी में, है ना, कपिलवस्तु में, जो कि आपका क्या है, कहां पर है? नेपाल है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो इनका जुड़ाव था वो सब कहां है? बिहार है ना। तो बिहार में ही हमारा क्या है? बिहार में हमारा बोध गया। ठीक है, बोध गया, जहां पर इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? ज्ञान की इनको यहां पर प्राप्ति हुई थी। कहां? बोध गया में। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? तथागत कहलाए। ठीक है ना, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये क्या कहलाए? तथागत कहलाए। अब ज्ञान मिल जाएगा तो क्या अपने तक ही रखेंगे? इनका मन तो कह ही रहा था कि अब तो ज्ञान मिल गया, करें ही क्या। लेकिन इनकी अंतरात्मा इनको जवाब नहीं दे रही थी। अंतरात्मा कह रही थी कि नहीं, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो केवल उससे तुम्हारा भला नहीं, पूरे समाज का भला होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। और इसी कारण से ये सोचे कि भैया अब क्या करे, करे तो करे क्या। तो सबसे पहले ज्ञान देने के लिए कहां पहुंचते हैं? अपने पहले गुरु। ठीक है ना, क्या नाम था इनका? इनके प्रथम गुरु की अगर हम बात कर लें, ठीक है, बुद्ध के प्रथम गुरु, क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार के बिहार पुलिस एग्जाम में, कांस्टेबल वाले में। क्या नाम था उनका? बहुत बढ़िया, अलार कलाम नाम था उनका, है ना। क्या नाम था? अलार कलाम नाम था। और ये किसके? तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। ठीक है, किसके? सांख्य दर्शन के ये विद्वान थे। सबसे पहले तो बुद्ध ने सोचा कि चलो इनसे सांख्य दर्शन हमने सीख लिया, और हमने जो सीखा वो इनको बता देते हैं। लेकिन पता चला कि वो तो है ही नहीं। उसके बाद से इनके अगले गुरु कौन रहते हैं? वो रहते हैं रुद्रक रामपुत्र, है ना। कौन? रुद्रक रामपुत्र। और रुद्रक रामपुत्र सोचे कि चलो इनको दे आते हैं ज्ञान, है ना। लेकिन ये भी यहां पर मिले नहीं, ये भी भगवान को प्यारे हो गए थे। अब यहां पर याद आया कि भैया क्यों, हमारे पास साथी भी तो हैं जिन्होंने हमारी बेइज्जती की, है ना, हमें पाखंडी बताया। सबसे पहले तो उनसे मिलते हैं, और पता लगा कि वो 5 साथी जो हैं, ये 5 साथी कहां पर हैं? तो ये अभी सारनाथ में निवास कर रहे हैं। और यही सारनाथ में इन 5 साथियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और इस उपदेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो पहला उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। फिर पूछा जाता है सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिया? तो जहां पर सबसे ज्यादा टाइम रहेंगे, है ना, जहां पर सर्वाधिक वर्षावास इनका गुजरेगा। और वो कौन सा था? वो था आपका श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती में अपने जीवन का सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। फिर बात करें इनका अंतिम उपदेश क्या था?
है ना। अंतिम उपदेश इनका क्या था? तो अंतिम उपदेश था इनका अपदीपो भव। क्या चीज? अपदीपो भव, यानी कि स्वयं का प्रकाश स्वयं बने, है ना, स्वयं का प्रकाश स्वयं बने, ये इनका अंतिम उपदेश था। फिर यहां पर बात करें इनके मृत्यु की, है ना, कि इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में, 80 वर्ष की आयु में। कहां पर हुई? ये हुई कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और इस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण की घटना कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी इकट्ठा हुए। कहां पर? तो राजगृह में, है ना, सप्तकर्णी गुफा में। और इसी को पहली बौद्ध संगति कही जाती है। क्या कही जाती है? पहली बौद्ध संगति यहां पर कही जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक, सरफराज हुसैन खान, चंद्रवंशी शाह या फिर वैद्यनाथ मिश्र? क्या होगा इसका सही आंसर? मंजोली का लास्ट, है ना, लास्ट वार्निंग है। ठीक है, लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अब कूल कूल होगा तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। मैं हंसता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूं, ठीक है ना। बस मेरी प्रकृति रही है कि चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर सीरियस नहीं हूँ, बड़ा सीरियस हूँ। हंसते हंसते ब्लॉक कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे हंसी पर मत जाना कि सर जी मजे कर रहे, नहीं, मजे भी हैं और हंसते हंसते सजे भी दे देते हैं, पता ना चलता। चलो यहाँ पर सभी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? मजहरुल हक, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजहरुल हक। बात करें होम रूल लीग की, है ना, तो इसका अगर हम बात करें स्थापना, है ना, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में, है ना। इसमें दो लोगों का नाम अहम रह जाता है। पहला बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा नाम किसका आता है? दूसरा नाम आता है एनी बेसेंट का। किनका? एनी बेसेंट का दूसरा नाम यहां पर आता है। ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया? क्योंकि संवैधानिक तौर तरीकों के आधार पर अपने अधिकारों को मांगना। मूल उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों से वो अधिकार मांगना जैसे कि भारत में डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दें, लेकिन यहां पर शासन प्रशासन जो होगा वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, ये डिमांड करनी थी। लेकिन संवैधानिक तरीकों से, है ना, संविधान के दायरे में रहकर, और इस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। तो इसमें बिहार अपना कैसे पीछे रह सकता है? अगर हम बात करें बिहार के विशेष संदर्भ में, तो बिहार में इसकी स्थापना कब की गई? 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, बिहार में क्या हो गई? तो ये होम रूल लीग की स्थापना यहां पर कर दी जाती है। कहां पर होगी स्थापना? अगर पूछ दे तो क्या लिखोगे? पटना। पटना में कहां? तो पटना का जो बांकीपुर है, यहीं पर 16 दिसंबर 1916 को इसकी स्थापना की जाती है। और यहां पर ध्यान रखना, जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे मजहरुल हक को बनाया जाएगा। अध्यक्ष तो लिखा ही है, मैं उपाध्यक्ष बता देता हूं यहां पर। जबकि उपाध्यक्ष की बात करें, किसके उपाध्यक्ष? तो सरफराज हुसैन खान को बनाया जाता है। किनको? सरफराज हुसैन खान। ठीक है, सरफराज हुसैन खान जो है ये इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। मजहरुल हक जो है वो इसके अध्यक्ष यहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करें मजहरुल हक से और क्या पूछा जाता है, तो इन्होंने पटना के दीघा में सदाकत आश्रम जो है, सदाकत आश्रम की स्थापना, है ना, सदाकत आश्रम की इन्होंने क्या की? स्थापना की। और यह स्थापना कब? तो जब 1920 का जो हमारा चल रहा था ना, कौन सा? असहयोग आंदोलन, इसी के क्रम में इसकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और यहीं से ये एक न्यूज़पेपर भी निकालेंगे जिसका नाम था द मदरलैंड। ठीक है, द मदरलैंड का प्रकाशन भी इन्होंने कहां से किया? यहीं से किया। और इस बार के बिहार दरोगा में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि यह वही सदाकत आश्रम है जहां पर हमारे पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन का अंतिम समय यहीं पर व्यतीत किए। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना जगह हो तो, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी। रिटायरमेंट के बाद यहीं पहुंच गए और यहीं पर अपना समय इन्होंने गुजारा हुआ था। और ये क्वेश्चन अब की बार बिहार पुलिस दरोगा का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो पाटलिपुत्र आए थे? इंडिका लेखक, है ना, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो पाटलिपुत्र आए थे? फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग? बताओगे इसका आंसर क्या होगा? सी के साथ सब जा रहे हैं ना, मेगास्थनीज, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और इससे खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें तो कोई गलती होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चन क्या है, इजी वाले हैं, इसमें गलती होना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें भी गलती हो रही है अर्थात आप तैयारी के सबसे निचले पायदान पर हो, इन सब में गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो मेगास्थनीज की बात करें, सबसे पहले क्या पूछा जाता है, ये एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, यूनानी राजदूत। फिर पूछा गया है कि किसका राजदूत, तो आप क्या लिखोगे? सेलुकस निकेटर का। क्या लिखोगे? आप लिखोगे सेलुकस निकेटर जो है, सेलुकस निकेटर का ये क्या है, तो राजदूत था। फिर पूछा गया है किसके दरबार में आया था, ये पूछा जा चुका है, तो क्या लिखोगे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कब आया था? ये आया था 302 बीसी में, है ना, 302 बीसी में आया था, 299-98 बीसी तक यहाँ पर रहा हुआ था। ठीक है, अगर बात करें इसकी पुस्तक, तो इसकी पुस्तक जो है इंडिका है, और आप सभी को पता होगा कि जो मूल पुस्तक है वो नहीं है, लेकिन इस इंडिका को पढ़ के जो अन्य इतिहासकारों ने इतिहास लिखा हुआ है वहां से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसकी बात करें, यहां से पूछा गया है बीपीएससी में, किसने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? ठीक है, तो यहां पर याद रखना, भारतीय समाज को इसने 7 वर्गों में बांटा था। ठीक है, 7 वर्गों में इसने बांटा था। ठीक है, उसके बाद से बात करें प्रशासन, है ना, प्रशासन के संदर्भ में क्या लिखा कि प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों के द्वारा, है ना, 30 सदस्यों वाली जो 6 समिति थी, है ना, 6 समिति, इसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था। ठीक है, यानी कि 30 लोग होते थे, है ना, 30 लोग होते थे। अब 30 में से, है ना, 5 एक कमिटी, 5 एक, फिर 5 लोग, है ना, तो ऐसे 5-5 करके क्या थे, यहां पर 6 समितियां हुआ करती थी, और इनके द्वारा क्या किया जाता था? शासन प्रशासन। जैसे अगर सेना की बात कर ले, है ना, तो 5 लोगों की सदस्य थी, है ना, जो पैदल सेना का नेतृत्व करते थे, है ना, 5 लोगों की टीम जो थी वो रथ सेना जो है, रथ सेना का नेतृत्व करती थी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 5 लोग जो है वो गज सेना जो है उसका नेतृत्व करती थी। ठीक है, 5 लोग जो है वो नौसेना, है ना, उसके बाद से क्या बच गया? रथ, है ना, एक हाथी वाला हो ही गया। 5 लोग जो थे वो क्या करते थे, तो इनसे जुड़ी हुई जो रसद सामग्री है उनकी व्यवस्था इनके द्वारा किया जाता था। तो यहां पर प्रशासन जो था ना, वो 30 लोगों के सदस्यों के द्वारा, है ना, 30 सदस्यों के द्वारा जो 5-5 करके 6 समितियों में विभाजित थे, इनके द्वारा क्या किया जाता था? शासन प्रशासन किया जाता था। ऐसी जो विवरण है वो इंडिका में देखने को मिल जाता है। ये मेगास्थनीज ने पटना को या पाटलिपुत्र को क्या कहा, ध्यान रखना, तो पाटलिपुत्र को इसने कहा क्या चीज? पालीब्रोथा। ठीक है, क्या कहा इसने? पालीब्रोथा। तो पटना के लिए इसने पालीब्रोथा शब्द का इसने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला अगला कह रहा है कि किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये वेरी इजी वाले कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। पहला जो हुआ था, है ना, वो अजात शत्रु के टाइम पीरियड पर, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख लेना है? प्रथम संगति। तो प्रथम संगति जो हुई थी वो कब हुई थी? संगति, ठीक है, ये हुई थी आपकी 483 बीसी में, जिस वर्ष बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद से यहां पर
द्वितीय जो संगति हुई थी, द्वितीय संगति इसके 100 साल पश्चात यानी कि 383 बीसी में हुआ। अशोक के टाइम पीरियड में तृतीय संगति हुई, है ना, और ये कब हुई? ये हुई आपकी 250-49 बीसी में, ठीक है। और कनिष्क के टाइम पीरियड पर हुआ आपका चतुर्थ संगति, है ना, चतुर्थ संगति, ये हुआ प्रथम सदी ईस्वी में, है ना, प्रथम सदी ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। आप सभी ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें डिटेल में यहां पर, तो सही आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है अशोक। और अशोक के संदर्भ में आप सभी को, है ना, ये जो संगति है, तीसरी संगति में क्या क्या हुआ ध्यान रखना। तो हम जो पढ़ते हैं ना कि त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो तीसरा है ना, जो यहां पर तीसरा पिटक है, तीसरा पिटक क्या कहते हैं उसको, है ना, तो एक है आपका सुत्त पिटक, एक कौन सा है? विनय पिटक, और तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। तो ध्यान रखना, ये जो अभिधम्म पिटक है ना, ये जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया? तो ये तीसरी बौद्ध संगति के दौरान ही किया गया। संकलन किसके द्वारा? तो मुगलीपुत्र तीस के द्वारा। किसने लिखा इसको? मुगलीपुत्र तीस के द्वारा इसे लिखा गया था, संकलित किया गया था। और यही तीसरी बौद्ध संगति के क्या थे? अध्यक्ष थे। आप सभी ध्यान में रखना, क्लियर है ना? क्लियर। अशोक की बात कर लें तो इसने 261 बीसी में लड़ा क्या चीज? कलिंग युद्ध। और क्वेश्चन पूछा गया किस युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हुआ? तो आप क्या लिखोगे? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के पश्चात क्या हुआ? हृदय परिवर्तन। क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ। और इस युद्ध के पश्चात ये युद्ध का मार्ग त्याग करके धम्म का मार्ग अपनाएगा, ठीक है। आज इजी लग रहा है क्वेश्चन? हाँ, आज पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि आज इजी ही है ना, आज इजी है। कल मॉडरेट वाला होगा तो उसके लिए तैयार रखना, और परसों टफ लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे, उसके लिए भी आप सभी तैयार रखना, ठीक है, अपने आप को पूर्णतः, ठीक है ना, क्लियर है। अब कनिष्क के टाइम पीरियड पे ये स्थान भी लिख लो। अगर बात करें कि ये कहां कहां पर हुआ, तो पहली संगति जो हुई थी ये हुई थी राजगृह में। कहां पर? राजगृह। और राजगृह में भी कहां? सप्तकर्णी गुफा, है ना, सप्तकर्णी गुफा जो है यहां पर इसका आयोजन हुआ था। दूसरा, है ना, ये हुआ था वैशाली में। दूसरा आयोजन जो हुआ था ये वैशाली में। तीसरा जो है वो हुआ था आपके पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पीरियड पर। और कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था कुंडल वन। कहां पर? कुंडल वन। और कुंडल वन कहां पर है? ये है आपके कश्मीर में, है ना, कहां पर है? कश्मीर में। तो ये 4 संगतियां है, आप अवश्य ही इसके बारे में याद रखना, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहे कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? बांकीपुर, गया, रामगढ़ या फिर पटना। और ये इस बार के बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। लैंग्वेज आपका बिल्कुल सेम था, ऑप्शन का मैं कह नहीं सकता कि ऑप्शन सेम था या नहीं था, लेकिन लैंग्वेज आपका यही था, ठीक है ना। चलिए, गया कहां गया भाई? कहां चला गया? गया जी नाम बदल चुका है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा गया जी, ठीक है ना। अगर बात करें बांकीपुर में, तो यहां पर हुआ था 1912 में। और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि बिहार में पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था? और ऑप्शन में था आपका बांकीपुर। बांकीपुर है कहां पर? पटना में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप सभी से पूछे बिहार में कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन अगर आप सभी से पूछे, है ना, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। और ये जो हुआ था ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, ध्यान रखना, है ना। अगर टफ करना हुआ तो नंबर भी पूछेगा, तो ये आपका कौन सा 27वां अधिवेशन हुआ करता था। बात करें इसके अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? प्रथम बौद्ध, आप माफ करना मैं बौद्ध संगति बोल रहा हूं। पहला जो यहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप क्या लिखोगे, है ना। पहले का आप सभी बताओ, कई बार मैंने आप सभी को बताया हुआ है ना। क्या नाम है उनका? आर एन मुधोलकर। क्या नाम है? आर एन मुधोलकर,
ठीक है ना, आर.एन. मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। हम बात करें किसकी, हम बात करें यहाँ पर गया जी वाले की, है ना। तो गया जी में कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1922 में, है ना। कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1922 में। और ये कौन सा अधिवेशन था, तो याद रखना ये 10 साल बाद हुआ, 10वां, यानी कि ये 37वां अधिवेशन था। कौन सा, 37वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या चीज, कि इसकी अध्यक्षता किसने की, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे चित्तरंजन दास, है ना। चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया। और इसके पश्चात, है ना, चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। क्या की, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। और इससे भी बिहार पुलिस दरोगा में इस बार क्वेश्चन था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसके साथ मिलकर, तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। तो ये भी याद रखना, मोतीलाल नेहरू जो हैं इनके साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाएगी। कब, 1 जनवरी 1923 को। कहां पर, प्रयागराज में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ में जो हुआ था, ये हुआ था 53वां अधिवेशन, है ना। ये था कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। बिहार में 3 अधिवेशन हुए, तो 53वां हुआ था रामगढ़ में। कब हुआ था, ये हुआ था 1940 में। और पूछ दे कि इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो आप क्या लिखोगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या लिखोगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और इसके बाद देखिए, चूंकि ये आपका विश्व युद्ध वाला टाइम पीरियड चल रहा है, तो 1945 तक अधिवेशन ही नहीं हुए, तो लगातार 5 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रहे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है ना। अब समय जो है, समय लगभग समाप्त, अभी 51 हो रहा है ना। अभी एक क्वेश्चन तो और देख लेंगे। देखो अगला, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर सारनाथ। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अभी अभी तो हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा, सारनाथ, है ना। किसको दिया था, तो अपने 5 साथियों को, अपने 5 साथियों को। ठीक है, किसको, अपने 5 साथियों को। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब ध्यान रखना एक चीज, अब एग्जाम को टफ बनाया जा रहा है। एग्जाम को टफ बनाना होगा तो केवल यहां पर ये नहीं, ऑप्शन में सारनाथ ही नहीं देगा, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम, तो यहां पर ध्यान रखना, इसको कहा जाता था ऋषिपत्तन। क्या कहा जाता था, ऋषिपत्तन के नाम से तब इसको जाना जाता था। या इसी को मृगदाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को मृगदाव भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारनाथ को पहले क्या कहा जाता था, ऋषिपत्तन कहा जाता था। याद रखना, इसी को मृगदाव भी कहा जाता है ना। तो ये दोनों शब्द याद रखना, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इनके 5 साथी कौन कौन से थे, नहीं तो अभी खत्म होगा, फिर अगली स्टार्ट होगी। हाँ, झारखंड, झारखंड जी के। ठीक है, इनके 5 साथी कौन कौन से थे, तो एक कौडिल्य, ठीक है, उसके बाद से यहां पर देखा जाए भदीय, फिर देखिए महानाम, ठीक है, उसके बाद वप्पा, ठीक है, और एक असिग, असिग असिज, दोनों ही यहां पर देखने को मिलता है। ये नाम देखोगे ना तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंफर्म तो किसी को पता है नहीं कि फाइनल नाम क्या था, बस ऐसे ही मिलता है। तो इन 5 साथियों को इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश अभी हमने पढ़ा कि इसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, है ना। क्या बताया, 4 आर्य सत्य बताए कि भैया जीवन में 4 आर्य सत्य हैं जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। 4 नोबल ट्रुथ है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। पहला इन्होंने क्या कहा कि भैया जीवन जो है ना, जो संसार है दुखों से परिपूर्ण है।
ठीक है। दूसरा, उस दुख का कारण है। तीसरा, उस दुख का कारण जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और चौथा, कि अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया, 4 आर्य सत्य यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है। वहीं बात करें बुद्ध के जन्म का, कि इनका जन्म कब हुआ था, तो क्या लिखोगे, 563 बीसी में। कहां पर हुआ था, तो ये लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में है, यहीं पर इनका जन्म होता है। आप सभी ध्यान में रखना, है ना। ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात कर लें, ज्ञान प्राप्ति, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। ये इनके गृह त्याग की घटना है ना, गृह त्याग की घटना है। और ये अपने अश्व का नाम क्या था, कंथक। ठीक है। और सारथी जो था, सारथी का नाम क्या था, उसका नाम था छंदक। ठीक है। इसके साथ इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया था। यह भी आपसे पूछा गया है। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर, तो बोध गया में, है ना, बोध गया में, है ना। यहां पर जो वृक्ष था, वृक्ष कौन सा, तो पीपल का वृक्ष था। ठीक है। और नदी जो थी, नदी यहां पर जिसे निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, और निरंजना नदी जो है यह है फल्गु की सहायक, है ना। कौन है, तो ये फल्गु की सहायक नदी है। कई बार ऑप्शन में फल्गु भी दे देता है। ठीक है। तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक महिला थी जिनका नाम था सुजाता। सुजाता नामक महिला के द्वारा जब ये खीर आते हैं, जब वो उनके द्वारा दिया जाता है, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब प्रॉपर समय हो चुका है, इसलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपका होमवर्क है ना। होमवर्क पता ना क्यों इतना आसान आ जाता है, बताना कमेंट बॉक्स में जाकर। प्राचीन बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी को उत्तर देना है। साथ ही साथ बताना है सेशन कैसा लगा। 2-4 लाइनें जरूर लिख दिया करो। अगर आपने सेशन देखा, मजा आया, तो 2-4 लाइनें लिखने में समय तो ज्यादा लगेगा नहीं, कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन उतना ही देखकर मेरा दिल जो बाग बाग होता है, ये कह नहीं सकते। ठीक है ना। तो आशा करता हूं सबको मजा आया होगा। बाकी ऐसे ही रेगुलर हम क्लास करते रहेंगे, मजेदार तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और एग्जाम से पहले पहले अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे, बस एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो एक तगड़ी वाली मुस्कान वहां पर आए देख के। ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।